परिवार, पैसा और परेशानी, ये 3 चीज़ें इंसान के जीवन में ऐसी होती हैं, जिन तीनों चीज़ों के चक्कर में इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी गुज़ार देता है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पैसा हो और चाहे वो परेशानी हो। कई बार इंसान के पास जब पैसा नहीं होता तो परेशानी में फँस जाता है और कई बार परिवार को बचाने के लिए और परेशानी से बचने के लिए आदमी पैसा कमाने अपने घर से कइयों मीलों दूर, बहुत दूर निकल जाता है। और कई बार ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं उस इंसान के कि वो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगा देता है। उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म होने के कगार पर आ जाती है। आपने बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हमारे भारतवर्ष में सुनी होंगी। बहुत बार आपने न्यूज़ चैनलों पर देखा होगा, बहुत बार आपने किताबों में पढ़ा होगा। पर दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने चल रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप भी एक बार सोच में पड़ जाएँगे कि एक इंसान जब किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे देश में जाकर अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए, अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए वो मेहनत करता है, मज़दूरी करता है, जैसे-तैसे पैसे इकट्ठा करके विदेश जाता है और फिर उस व्यक्ति का अंत कागार पर आ जाए और सरकारें उसके बारे में कुछ कहने सुनने में असमर्थ हों, तो आप कैसा प्रतीत करेंगे? दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने चल रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ और इसी मेरठ का एक थाना पड़ता है मुंडाली। मुंडाली थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है, जिस गाँव का नाम है रछौती। रछौती गाँव का ही रहने वाला जैद, जिसके पिता का नाम जुबैर होता है। जुबैर ने जुबैर के कुल टोटल 7 संतानें होती हैं, यानी उसके 7 बेटे होते हैं। जुबैर बहुत मेहनत मज़दूरी करके अपने बेटों को पढ़ाता-लिखाता है और पढ़ाने-लिखाने के बाद जो बच्चे उसके ऐसे थे सातों में से, जो कि मेहनतकश थे, दिमागी थे, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं बच्चों की धीरे-धीरे शादी करके और उनको लाइन-पाइन से लगाना शुरू करूँ, कहीं इनको धंधा व्यवसाय करने के लिए भेजना शुरू करूँ। और इसी श्रेणी में, इसी क्रम में से बड़े बेटे नईम को सऊदी अरब भेजता है, सऊदी अरब में कमाने के लिए। अब जब नईम वहाँ पर पहुँचता है, नईम पहुँचने के बाद वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में अपनी गाड़ी चलाने की नौकरी उसे मिल जाती है और अपना जीवन वहाँ पर यापन करने लगता है और फिर वो अपने माता-पिता का सहारा बनता है, अपने भाइयों का सहारा बनता है, अपने माता-पिता को वहाँ से सऊदी अरब से पैसे भेजने लगता है। जब वो पैसे भेजने लगता है, तो घर और परिवार वाले सब समझते हैं कि उनका घर का एक लाडला, उनके घर का एक बेटा वहाँ पर जाकर सऊदी अरब में सटल हो गया है, सऊदी अरब में उसने अपना ठीक-ठाक मुकाम बना लिया है। अब नईम अपने पिताजी को फ़ोन करता है और पिताजी को फ़ोन करने के बाद अपने पिता जुबैर से कहता है कि पिताजी, जो दूसरे नंबर का भाई है, का नाम जैद है, वो भी गाँव में इधर-उधर टहल रहा है और आप जो है जैद को यहाँ पर भेज दीजिए। यहाँ पर एक ड्राइवर की वैकेंसी आई है, एक चालक की वैकेंसी आई है। पिता ने भी अपने बेटे को, जैद को, जो उनका दूसरे नंबर का बेटा था, उनको 6 साल पहले आज के 2018 में जैद को सऊदी अरब भेज दिया नौकरी करने के लिए। अब जब जैद पहुँचता है, चूँकि उसके बड़े भाई थे वहाँ पर, बड़े भाई उसका सपोर्ट करते हैं और वहाँ पर वो एक चालक के रूप में, एक ड्राइवर, जो कार का ड्राइवर होता है, कार के ड्राइवर के रूप में उसे एक कंपनी होती है वहाँ की, अल जफर कंपनी। अल जफर कंपनी में वो अपनी नौकरी करने लगता है। ठीक-ठाक से 1 साल उसका जीवन गुज़र जाता है। अभी वो ठीक-ठाक नौकरी ही कर रहा था कि अचानक वो कंपनी की जो कार चला रहा था, उसकी कार चोरी हो जाती है। कंपनी के बाहर ही खड़ी थी, चूँकि चाबी उसके पास थी, इसलिए कंपनी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। फिर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस वहाँ की उस कार को खोजना शुरू करती है और संयोग कहिए, इत्तेफ़ाक कहिए या फिर कहिए कि जैद का भाग्य ने साथ दिया। वो कार 2 दिन बाद सऊदी अरब की पुलिस खोज लेती है, कार मिल जाती है। कार मिलने के बाद जैद उसी कंपनी में लगातार काम करने लगता है। लेकिन 1.5 साल बाद उसे लगता है कि अब कंपनी छोड़ने का वक़्त आ गया है, अब मुझे कंपनी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि उसे लग रहा था कि जब से उसकी कार चोरी हुई थी, कंपनी के जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो लोग उसका उस तरीके से साथ नहीं दे रहे हैं, जैसे वो लोग 1.5 साल पहले उसका साथ दिए
देते थे। अब जैद हैरान परेशान हो जाता है और जब ये सोच रहा होता है कि 1.5 साल बाद, अब 1.5 साल नौकरी करते मुझे इस कंपनी में हो गया, अब मैं ये जॉब को छोड़ दूँगा, किसी दूसरी कंपनी में नौकरी करूँगा। अब वहाँ की जो लोकल की कंपनी है, जिस कंपनी में वो जॉब करता था, उसकी साजिश थी या जैद की वास्तविकता थी? क्या कैसे था? ये तो जैद जाने और वहाँ का कानून जाने। दोस्तों, आप जानते हैं गल्फ कंट्री के जो रूल होते हैं, बहुत ही सख्त रूल होते हैं। अब उसी अल जफर कंपनी में जहाँ पे उस जैद की कार चोरी हुई थी, जिस कार को पुलिस ने बरामद कर लिया था अगले 48 घंटे के दौरान, और वही कार 1.5 साल बाद जब वो अपने कई एम्प्लॉइयों को, कई वहाँ के लोकल लोगों को, कंपनी के जो कि खुद सऊदी अरब के रहने वाले होते हैं, उन लोगों को बता देता है कि अब मैं जो है वो छोड़ने वाला हूँ, ये कंपनी को मैं छोड़ दूँगा। अब एक दिन अचानक से वो एक कार को, कंपनी की ही एक कार को लेकर जा रहा था और कंपनी की कार रास्ते में उससे एक्सीडेंट हो जाती है। एक्सीडेंट होने के बाद पता चलता है कि कंपनी ने जो कार उसे चलाने के लिए दिया था, उस कार का बीमा नहीं था। अब बीमा नहीं था, तो कंपनी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देती है, एफआईआर दर्ज होती है जैद के ऊपर और फिर पुलिस कार्रवाई करना शुरू करती है। टोटल जो भी ठिकरा था, वहाँ के लोगों ने जैद के सर पर फोड़ दिया। अब जैद डिप्रेशन में रहने लगा, हैरान परेशान रहने लगा, क्योंकि वहाँ पर लोकल में उसके नाम एफआईआर हो चुकी थी और 2-3 कंपनियाँ ऐसी थी जहाँ पर वो अपना दिन काटने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए, तनख्वाह बनाने के लिए, खाने के भी लाले पड़ गए थे। अब चूँकि उसका जो बड़ा भाई था जिसने उसे बुलाया था, जिनका नाम नईम होता है, नईम से भी बात करता है, लेकिन मजबूरी की बात थी, नईम और जैद जहाँ पर रह रहे थे, दोनों के बीच में काफ़ी दूरी थी। इसलिए नईम कहता है कि भाई अगर एफआईआर हो गई है, तो किसी दूसरी कंपनी में आप काम करो। अब कई जगह इंटरव्यू देता है जैद भाग-भाग कर, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता। अचानक जैद की मुलाकात एक दिन वहीं लोकल के ही एक पुलिस वाले से होती है। पुलिस वाले से बात करता है जैद, चूँकि वहाँ की जो अरबी लैंग्वेज है, अरबी भाषा है, उसे हद तक वो कई सालों से रह रहा था, तो 5-6 सालों से, तो अच्छी तरीके से समझ सकता था और बोल भी सकता था। पुलिस वाला उससे बताता है कि मेरे यहाँ एक वैकेंसी है कार ड्राइवर की, अगर आप करना चाहो तो आ जाओ। अब उसे लगता है कि पुलिस वाला, उसके नाम पे एफआईआर हुई है और पुलिस वाला भी है, तो अगर मिल जाएगा तो कहीं न कहीं से जो मेरे ऊपर एफआईआर हुई है, उस चीज़ों में मुझे कहीं न कहीं से पुलिस वाला मेरी काफ़ी मदद करेगा। और ये सब सोच के जैद उस पुलिस वाले के यहाँ नौकरी जॉइन कर लेता है ड्राइवरी की और ड्राइवरी करने लगता है। ड्राइवरी करते-करते उसे 1 साल कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। दोनों की दोस्ती हो जाती है, पुलिस वाले की और जैद की। जैद और पुलिस वाले दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही, एक दिन जब ये पुलिस का जो कर्मचारी है अपनी ड्यूटी पर गया था, तो वो उसकी अकेली कार को लेके, उसकी फैमिली भी नहीं गई थी पुलिस वाले की, अ, कोई उसके साथ हो जैद के। वो अकेली कार लेके कहीं जा रहा था, अचानक चौराहे पर वो कार पुलिस वाले रोकते हैं और चेकिंग की जाती है। चेकिंग करने के बाद 700 ग्राम मादक पदार्थ, 2 पाकिस्तानी मूल के आदमी और जैद, तीनों को वहाँ की लोकल पुलिस गिरफ्तार करती है। हालाँकि एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति को पुलिस ने कुछ ट्रायल करने के बाद छोड़ दिया, लेकिन जैद और वो पाकिस्तानी मूल का वह व्यक्ति और पुलिस का कर्मचारी जिसकी वो गाड़ी चला रहा था, फिलहाल वो तो थाने में खड़ी है। वो सऊदी अरब का जो अपना सिस्टम होता है उसके अंतर्गत अभी फंसी हुई है। फिलहाल जैद के ऊपर फिर से दोबारा एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद वहाँ का जो कानून कहता है कि मादक पदार्थों की तस्करी आप वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ऐसा अ, सऊदी अरब का रूल है। तो सऊदी अरब का जो कानून है, गल्फ कंट्री का जो कानून है, उसके तहत मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए जैद को वहाँ पर पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और अब वहाँ की जो लोकल थाना था जहाँ पे जैद को पकड़ा गया था, उस थाने ने ऊपर इत्तला कर दी है, ऊपर डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं और अब जैद को फांसी देने की अर्जी के लिए वहाँ का जो मंत्रालय होता है, वहाँ पर कुछ पत्र लिखे गए हैं कि जैद को अब फांसी की सज़ा दे दी जाए। हालाँकि यहाँ पे इंडिया में जो मेरठ का मुंडाली पुलिस थाना है, रछौती उसका गाँव है, वहाँ पर भी नोटिस सऊदी अरब का जो प्रशासन होता है, सऊदी अरब का जो
वहाँ की लोकल अथॉरिटी होती हैं, वो यहाँ भी इत्तला की गई है कि अगर आप लोग फैमिली वाले हैं, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, तो आप आकर यहाँ पर कह सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक आदमी जो किसी कंपनी की गाड़ी चला रहा है और वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है उससे, उससे गाड़ी चोरी हो जाती है और फिर पाकिस्तानी एक पुलिस वाला, मुझे तो पूरा का पूरा मामला लगता है कि कहीं न कहीं ज़ैद को एक साजिश के तहत, एक घृणा के तहत, एक बदला लेने की साजिश के तहत, चाहे वो साजिश कंपनी की रही हो, चाहे वो साजिश उस पुलिस कर्मचारी की रही हो, किसी न किसी की साजिश ज़रूर है। मुझे लगता है ज़ैद पूरी तरीके से निर्दोष है और उसे न्याय मिलना चाहिए। उसे फांसी जैसी सज़ा पर, जो व्यक्ति अपने परिवार को, अपनी माता-पिता की सेवा करने के लिए, अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए, अपने अपने घर से बहुत दूर बैठा हुआ है, दूसरे देश में बैठा हुआ है, उसके साथ फिलहाल ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि उसे फांसी के फंदे पर झूलना पड़े। फिलहाल आपको पूरी कहानी सुनकर क्या लगता है कि ज़ैद अपने स्थान पे सही है या ज़ैद को पूरी तरीके से सऊदी अरब की जो सरकार है, सऊदी अरब का जो कानून है, उसके तहत उसे गुमराह करके फँसाया जा रहा है? आपको आपकी दिल की राय, आपके दिल की, मन की बात क्या कहती है? आप पूरी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को विदेश में एक गलत तरीके से जो फांसी देने की वहाँ का जो कानून कह रहा है, एक गलत तरीके से फांसी देने का जो अभी प्लान चल रहा है, वो प्लान पूरी तरीके से नेस्तो-नाबूद हो। फिलहाल ये थी आज की पूरी सच्ची कहानी। उम्मीद है कहानी आपको समझ में ज़रूर आई होगी। कहानी सुनाने का मकसद दोस्तों किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। कहानी सुनाने का उद्देश्य बस इतना था कि विदेश में ही नहीं, हमारे पास, हमारे इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो किसी आदमी को किसी भी हद तक जाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी भी मामले में फंसा सकते हैं, आपके पूरे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ऐसे मामलों से और ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहें। मिलता हूँ ऐसी एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।